रटाना ना भूल जाए। असल में पता क्या, वो फिर चीज़ें इतनी डीप ट्रैक हो जाती हैं कि फिर वो देखने वालों के लिए भी, सामने बैठे हुए लोगों के लिए भी बड़ा मीनिंगलेस हो जाता है। वैसे तो आपने घर जाके सिवाय अफ्तारी में हाथ बटाने के और कुछ नहीं करना। और अगर आप लाहौर से नहीं हैं, लाहौर के बाहर से हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी से 10 मिनट पहले जाके समोसे कचौरियाँ ख़रीदनी है। वो क्या कहते हैं, 10 रुपए का वो लेना है, दूध लेना है, उसमें 50 रुपए का पानी डालना है और उसमें को 5 रुपए की बोतल डाल के दूध सोडा बनाना है। तो अब यही काम करने, मतलब 10 रुपए का दूध कहाँ से मिलता है। मैं अपने स्टूडेंटशिप के ज़माने की बातें याद कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि शायद बताओ अभी भी आप लोग जो है ना वो एक वो ले लिया दूध का पैक और उसको जो है वो डिवाइड कर लिया मुख्तलिफ लोगों में, तो 100 मिलीलीटर तो मिल ही जाएगा, नहीं 50 मिलीलीटर मिल जाएगा 10 रुपए में जी। फ्री में भी मिलता है मस्जिद। अच्छा हाँ, आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को तो मस्जिद में इफ्तारी करनी है, ठीक है। लाहौर के स्टूडेंट अगर ना हो तो मस्जिदें वीरान हो जाए। ज़्यादातर लोग तो घरों में इफ्तारी करते हैं, तो ये स्टूडेंट हैं जो इन मस्जिदों की रौनक बनते हैं, जो यहाँ पे जाके इतने अदद प्रोवाइड करते हैं कि उसकी तस्वीरें खींच के ये अपने डोनर से डोनेशन ले पाते हैं कि देखिए जी हम इतने भूखों को जो है ना इफ्तारी ठीक है। नहीं, सवाब का काम है, मस्जिद में जाके इफ्तारी करना सवाब का काम है। और ख़ास तौर पे जब आप अपने खर्चे से इफ्तारी करते हैं, बाय द वे अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो फिर कमर्शियली भी, सोशली भी और रिलीजियसली भी मस्जिद में जाके इफ्तारी का फ़ायदा है। घर वालों को तो माफ़ नहीं करते हैं, उनसे तो डबल मंगवाते हैं। हाँ तो अच्छा, घर वालों को भी माफ़ नहीं करते, उनसे भी पैसे ले लिए हैं। वो तो मुझे अंदाज़ा है, घर वालों से पैसे आते हैं, उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट के पूरे पैसे भेजे होते हैं, इधर आके हमें कहते हैं कि वो बस वो अचानक से जो है ना वो हमारी गाय मर गई है। वो ऐसी बात होगी कि उसके बाद बंदा अब सोचता है ताज़ियत करे इनके साथ, अब गाय मर गई है तो वो सर अब मैं अगली इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता। वो बेचारे वालिदैन को पता भी नहीं होता, उन्होंने पैसे भेजे होते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, बच्चे ने जनाब यहाँ पे बरकत मार्केट में जाके वो 1000 रुपए के प्लेटर खा के जो है ना उड़ा दिए होते हैं। ख़तरनाक डिस्कशन की तरफ आते हैं। ये वो डिस्कशन है जिस पे जो है ना वो मेरे पर जल सकते हैं, और जो है ना क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरे आर्टिकल्स बिग फोर से हैं, और अगर मैं कहूँ कि नहीं बिग फोर ही सब कुछ नहीं होता तो लोग कहते हैं अच्छा भाई अपने टाइम पे खुद बिग फोर से आर्टिकल्स कर लिए। तो मैं एक टीचर मोड में बता रहा हूँ, मतलब मैंने खुद भी आर्टिकल्स किए, एक्सपीरियंस किए और इतने सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड रहा, तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा इस पर गाइड कर रहूँगा। ये बिग फोर वर्सेज अदर फर्म्स का क्या इशू है, ये बिग फोर क्या होता है, QCR क्या होता है, ए कैटेगरी क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं, जितनी भी फर्म्स हैं ICAP ने सारी फर्म्स को एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, QCR, नॉन QCR। QCR क्या होता है, जो जिनको क्वालिटी की रिव्यू रेटिंग मिली होती है ICAP की तरफ से, यानी कि ICAP ने ये मानना होता है कि उनका निज़ाम अच्छा है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, वो चीज़ों को सही लेके चलते हैं, उनके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ मुनासिब हैं और वो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ICAP फर्म्स का ऑडिट करता रहता है और फर्म्स के पास जाके रैंडमली पता लगा जी उनके 2 क्लाइंट्स का सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए और उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाया कि क्या ये फर्म अच्छी क्वालिटी का ऑडिट कर रही है या नहीं कर रही। तो ICAP फर्म्स को 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करती है कि ये वो फर्म्स हैं जिनका जब हमने रिव्यू किया तो इन्होंने जो है वो अपने ये अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। जो छोटी फर्म होती है ना वो ICAP को कहती नहीं है कि हमने QCR करवाना है, वो छोटे छोटे क्लाइंट्स पकड़ रहे होते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनी है जिसने ऑडिट करनी होती है, उसकी मजबूरी होती है कि उसको QCR रेटिंग चाहिए होती है लॉ के मुताबिक। रूल बुक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो ये कहती है कि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करने के लिए आपको वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चाहिए जिसको सेटिस्फैक्टरी QCR रेटिंग मिली ICAP से। तो जिसको बड़े क्लाइंट्स पकड़ने होते हैं वो फिर ICAP को कहता है कि जी हम QCR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो कहते हैं अच्छा हम छापे मारेंगे, शुरू में भी छापा मारेंगे, बीच बीच में भी छापा मारेंगे और उनको QCR की वो रेटिंग देंगे। तो फर्म्स की 2 कैटेगरीज हैं, वो जिनको ICAP ने सेटिस्फैक्टरी QCR रेटिंग दे दी है और दूसरा वो जिन्होंने या अप्लाई नहीं किया या अप्लाई किया था लेकिन ICAP ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया। तो 150 के करीब ऐसी फर्म्स हैं जिनको सेटिस्फैक्टरी QCR रेटिंग मिली हुई है। अब ये पाकिस्तान भर में, और मैंने लाहौर में आपको दिखाया कि वो जो 19 ऊपर थी वो भी QCR है और उसके नीचे जो 79 देखी थी वो भी QCR है। द ओनली कैटेगरी जो ICAP में एग्जिस्ट करती है वो यही है। उसके अलावा आपको किसी ने, आपने सुना होगा जी वो एक A कैटेगरी की फर्म होती है, B कैटेगरी फर्म होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब अपने रूल्स बनाए तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग कंपनियों को ऑडिट करने के लिए वो फर्म जिसमें कम से कम इतने पार्टनर्स होंगे, जिसका कम से कम इतना ये मामला होगा, ये मामला होगा, वो इस तरह के बैंकों को ऑडिट कर सकेगी जिनका कैपिटल इतना है।
ये वाले लेवल के बैंक का इस तरह की फर्म ऑडिट कर सकेगी। तो उन्होंने इस तरह से कुछ रूल्स बनाए और वो फर्म जो इंटरेस्टेड थी कि वो बैंकों के ऑडिट करें, उन्होंने अप्लाई किया और स्टेट बैंक ने उनके साइज ऑफ द फर्म और ये अपने साइज ऑफ द बैंक के हिसाब से उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी। तो एक गलत और आम बात है, एक चीज कॉमनली मिसअंडरस्टूड है। लोग कहते हैं कि ए कैटेगरी की फर्म से आर्टिकल्स, ए कैटेगरी का वर्ड आईकेप में एग्जिस्ट नहीं करता। ये ए कैटेगरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट है। तो अगर कोई आपसे कहे यार तुम कहां बैठे हुए हो, क्यूसीआर फर्म में, ये ए कैटेगरी की फर्म, तो हो सकता है वो आपकी क्यूसीआर कैटेगरी की फर्म से हल्की फर्म हो, लेकिन उस पर टाइटल स्टेट बैंक की तरफ से ए कैटेगरी लगा हुआ है। आईकेप सिर्फ 2 टाइटल मानता है, क्यूसीआर और नॉन क्यूसीआर। तो सबसे पहले जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी टाइटल है, ये दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सारी फर्मों ने अप्लाई भी नहीं किया। एक फर्म बहुत अच्छी होगी लेकिन उसने स्टेट बैंक को अप्लाई नहीं किया कि मैंने बैंकों को ऑडिट करना है, तो आपको तो वो सी कैटेगरी में भी नजर नहीं आ रही होगी। तो आप जब वहां आर्टिकल्स के बारे में सोच रहे होंगे तो आपका रूममेट कहेगा यार क्या बात करते हो, ये तो ए, बी, सी किसी कैटेगरी में नहीं है। वो कैटेगरीज समझ आ रहा है, स्टेट बैंक ने अपने हिसाब से बनाई हुई है। तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा, अब ये बिग 4 क्या कहानी है? जितनी भी फर्म्स हैं ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि पहले लोकल लेवल पे काम करें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चाहती हैं कि वो इंटरनेशनली बढ़ें। एक तरीका ये है कि वो इंटरनेशनली अपने कुछ और मुल्कों में भी ऑफिस डाल दें। एक तरीका ये होता है कि कुछ इंटरनेशनल बड़ी फर्म्स के साथ वो एफिलिएट होकर उनसे लाइसेंस ले लेते हैं और अपने नाम के साथ उस फर्म का टैग लगा देते हैं। जैसे पाकिस्तानी फर्म का नाम है AF फर्गूसन एंड को, और जो इंटरनेशनल जिस फर्म का इनको टैग मिला हुआ है वो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, PwC। इसी तरह से पाकिस्तानी तासीर हादी, जिसने अपना नाम बदल के KPMG कर दिया है, KPMG तासीर हादी, उसकी इंटरनेशनल जिससे एफिलिएशन है वो KPMG है। इसी तरह से यूसुफ आदिल वालों की डिलॉयट के साथ, और उसमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस डिस्कशन चल रही होती है। इसी तरह से EY वगैरह के हवाले से है। तो ये डिफरेंट फर्म्स हैं। तो कई ऐसी फर्म्स होंगी जिनका एक देसी नाम होगा और एक उनका विलायती नाम चल रहा होगा। तो कोई PwC बोल रहा होगा, कोई फर्गूसन बोल रहा होगा, कोई क्रो बोल रहा होगा, तो कोई हुसैन चौधरी बोल रहा होगा। हुसैन चौधरी पाकिस्तानी नाम होगा और इंटरनेशनल जिस फर्म से उसकी एफिलिएशन होगी वो क्रो होगी। तो बहुत सारी फर्म्स की इस तरह से इंटरनेशनल एफिलिएशंस होती हैं। तो उस हवाले से जो 4 दुनिया में ज़रा बड़े नाम पाए जाते हैं वो है PwC, KPMG, डिलॉयट और अर्नेस्ट एंड यंग, EY, जिसका पाकिस्तानी वर्जन शायद सुना भी ना हो आपने, फोर्ड रोड सिद्धार्थ हैदर। इसी तरह से तासीर हादी भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, लोग उसे KPMG ही पुकारना शुरू हो गए। तो बिग 4 की कहानी ये है कि वो वाली फर्म जिन्होंने दुनिया की टॉप बड़ी फर्म्स के साथ वो एफिलिएटेड है। अब होता ये है कि जब आप बिग 4 में होते हैं तो आपके CV के साथ बिग 4 का टैग लगा हुआ होता है, तो कल को आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ आप कम से कम ज़रा ज़्यादा रिकग्नाइज होते हैं कि हाँ भाई इसके KPMG से आर्टिकल्स है, इसके इस तरह से। तो बिग 4 का ये एक बहरहाल प्लस है। अब इसमें जो वो है बिग 4 वर्सेस अदर फर्म, अब ये बड़ी एक मिनट, ये बड़ी एक सब्जेक्टिव सी डिबेट है कि हम बड़ी फर्म में जाएं या ना जाएं। ये डिबेट तब होती है जब आपके पास बड़ी फर्म की ऑप्शन भी होती है और छोटी फर्म की ऑप्शन भी होती है। पहले देखना आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास बड़ी फर्म की ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने कहा हम इस FTS से पुराना नहीं रखेंगे, तो फिर आपने सोचना ही नहीं कि आपने कभी ऐसा सोचा था बड़ी फर्म के बारे में। और अगर आपके पास फिर भी आप कहते नहीं जी मैं तो बहुत ज़्यादा लालची हूँ, मैंने तो जाना ही बड़ी फर्म में है, तो फिर आप जाएंगे फिर दूसरे तरीके की तरफ, वो होगा सिफारिशों वाला। यह एक अहम सवाल है, क्या सिफारिश होती है या नहीं होती है? आज तो खुल के बात की जा सकती है, अब तो आप लोग कैफ से निकल गए ना। होती है या नहीं होती? सिर्फ सिफारिश होती है? काफ़ी सिफारिश होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100% सिफारिश होती है। चूँकि सीधी सी बात है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनको अगर किसी बड़ी कंपनी का CFO लेवल का बंदा या मैनेजर अकाउंट्स लेवल का बंदा कहता है जी अपना बच्चा ऐसे रखवाना है, और वो उसकी तरफ देखते हैं सोचते हैं कि इससे कल को 40-50 लाख की असाइनमेंट आ सकती है, तो जाहिर है वो उसको कंसिडर भी करेंगे। अक्सर बच्चे जज्बाती हो कि हमें कहते हैं सर आप टीचर हैं, आप सिफारिश कर दें, आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे। हमारे स्टूडेंट्स जगह जगह पार्टनर लेवल पे मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा को रिगार्ड नहीं करते। सीधी सी बात है, मेरे से किसी को कमर्शियल फ़ायदा नहीं होगा। मतलब एक बच्चा मेरे से पढ़ के गया और आज वो एक फर्म में पार्टनर है, मैं उसे कहूँगा ये जो है ना ये मेरे साथ एक बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा ज़बरदस्त बच्चा है, यार इसको लाजमी वो कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रिगार्ड करने के लिए वो उसको टेस्ट में या इंटरव्यू में बुला लेगा और इंटरव्यू में उससे ऐसे मुश्किल सवाल पूछ के बाद में मुझे कह देगा सर वो बच्चा आपने भेजा था, वो इंटरव्यू में सवाल ही उसने नहीं दिए, सीनियर पार्टनर जो है ना उसने रिजेक्ट कर दिया। चलें सर देखिए मैंने तो अपनी कोशिश की थी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर का रेफरेंस इतना यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। कमर्शियल रेफरेंस थोड़ा सा तगड़ा होता है, फिर एक सरकारी रेफरेंस होता है, फिर खतरनाक रेफरेंस भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप फिर पॉलिटिकल साइड का रेफरेंस डलवाते हैं, आप किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के इदारे जैसे एफबीआर वगैरह है तो एफबीआर की तरफ से किसी का रेफरेंस डलवा दिया या कुछ और। तो फिर क्या होता है कि जब आप मेरिट पे नहीं है तो फिर आप उस जंग में पड़ जाते हैं। अच्छा, मेरिट पे कितने लोग होते होंगे और कितने नहीं होते होंगे? अगर फर्स्ट करें 100 लोग हैं, 100 लोगों की टोटल पॉपुलेशन है, तो उनमें से मेरिट पे कितना होता होगा बिग 4 के लिए? मतलब उनमें से कितने उनके उस पे क्राइटेरिया पे उतरते होंगे? इतना एफटीएस हो, अच्छा टेस्ट हो, अच्छा इंटरव्यू हो। 25%। बहुत ऊपर की परसेंटेज बता रहे हैं, मैंने 100 टोटल पॉपुलेशन की बात की है। 30% तो पास रेट है, ठीक है। फिर मतलब उस फिर पास होने वालों के अंदर भी अब सीधी सी बात है कि अगर 1800 बच्चा पास हुआ है और फर्गूसन ने 20 बंदा रखना है, तो 1800 में से ज़्यादा से ज़्यादा कितना बंदा रखना है? 20। उसमें से मेरिट वाला कितना रखना है? 10 आउट ऑफ 1800। परसेंटेज को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो मेरे 100 में से आप 25 तक पहुंच गए थे। 100 लोग अगर टोटल पॉपुलेशन में, तो 1 या 2 एलिजिबल होंगे मेरिट वाली साइड पे। तो जो 98 एलिजिबल नहीं होंगे उनमें से आधों की फिर भी ख्वाहिश होगी हम आ जाएं, और आधे मान जाएंगे, अपनी ज़िंदगी समझ लेंगे और किसी और रास्ते पे चल पड़ेंगे। वो जो आधे जो मेरिट पे नहीं है, अब वो क्या कर रहे होंगे? सिफारिशें डलवा रहे होंगे। तो यूं समझें कि 50 निकल गए और 50 में से 2 मेरिट पे और 48 सिफारिशें डलवा रहे हैं। तो वॉइस किसकी होगी मार्केट में? सिफारिश से होता है, हर बंदा सिफारिश करवाता है। जब 48 सिफारिश करवा रहे होंगे तो वो जो 2 मेरिट वाले हैं ना, वो भी बेचारे परेशान हो गए कि सिफारिश भी ऐड कर लेंगे। ये सिफारिश वाला बच्चा वो होता होगा जो मेरिट पे नहीं आया, ऐसे ही है। जब मेरिट पे नहीं आया तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर होगा एकेडमिकली। तो हो सकता है उसकी 11 अटैम्प्टें हो सकता है उसकी 8 अटैम्प्टें हो सकता है उसकी 7 अटैम्प्टें हो। क्या फर्गूसन केपीएमजी ये चाहेंगे कि उनकी फर्म रिपीटर से भरी हुई हो? उनकी फर्म 7, 8, 9, 9, 10 अटैम्प्टें दिए हुए बंदों से भरी हुई हो? इन बच्चों ने क्लाइंट्स पे जाकर रिप्रेजेंट करना है, इन्होंने जाके क्लाइंट के सीएफओ के साथ टेक्निकल बातें करनी है। तो अच्छी लॉट उठाएंगे तो वो अच्छे तरीके से आउटपुट देंगे। कुछ अर्से पहले फर्गूसन ने स्टैट शेयर किए थे कि एक रीसेंट अटैम्प्ट में जो पेपर पास करने वाले उसमें थे, उसमें हाईएस्ट तादाद कराची फर्गूसन वालों की थी। इसका मतलब है उनके पास वो लॉट थी जो अकेडमिकली भी तेज थे। तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी फर्म की कमर्शियल मजबूरी भी है कि उसको मेरिट पे बंदे चाहिए। सारे सिफारिशी भर लेंगे तो उनकी फर्म कचरा हो जाएगी। उन्होंने फर्म ने जगह जगह जाके रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। तो इसलिए मेरिट बहरहाल जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल मजबूरी की वजह से। लेकिन मेरिट की तरफ पहुंचने के लिए जद्दोजहद ज़्यादा है, और मेरिट वाले भी अब चूंकि सिफारिशें लगवा रहे हैं कल्चर की वजह से, तो जो मेरिट पे बाकी बच्चे होते हैं उनको अक्सर ढूंढना पड़ रहा होता है, सोचना पड़ रहा होता है कि भाई कोई सिफारिश। अगर एक बच्चे ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ है, फर्गूसन में दर्जनों ऐसी एग्जाम्पल्स होती हैं जो बड़े आराम से हो जाते हैं, केपीएमजी में बड़े आराम से हो जाते हैं। हम हर सेशन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बगैर सिफारिश के हो जाते हैं, लेकिन वो फिर अकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 वो फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छी देते हैं। मुझे याद है कुछ अर्से पहले एक बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आया था कॉस्ट में, मैं अक्सर कोट करता हूँ। तो वो इंटरव्यू जब देने गया तो उसने सर पे नमाज की टोपी पहनी हुई थी, शलवार टखने तक चढ़ाई हुई थी, और मतलब एक अपनी तरफ से तो उसने एक रिलीजियस अटायर बनाया हुआ था, लेकिन फर्म वालों को अच्छा नहीं लगा। वो फर्स्ट अटेम्प्टर था, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर था, किसी बड़ी फर्म में नहीं हुआ उसका। क्योंकि उनको बच्चे को देख के फीलिंग ये आई कि यार ये तो फैनेटिक है, ये थोड़ा सा इंतहा पसंद है, ये मजहबी, यानी इसको थोड़ी सी देर के लिए भी टोपी उतार के या मतलब कम से कम ड्रेस पैंट शर्ट पहनने में अगर आज एतराज़ है तो कल हम इसे क्लाइंट पे भेजेंगे तो यहाँ वहाँ पे भी ऐसी ड्रेसिंग करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है। क्लासों में तो आप मतलब शलवार पे टी शर्ट पहन के भी आ जाते थे, ठीक है, हम गुजारा चला ही लेते थे, ठीक है, हम पढ़ा रहे होते थे कि ठीक है जैसे मर्जी आपने वो किया हुआ है, लेकिन वहाँ आपको प्रोफेशनल अटायर चाहिए। तो इसलिए मेरिट कैसे कहते हैं? मेरिट कहते हैं आप नंबर 1 एकेडमिकली साउंड है, और नंबर 2 आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं और आप इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं और आपसे बोला नहीं जाता, फ़र्क है। इतने बच्चे पिछली दफ़ा मिले कि वो फर्स्ट अटेम्प्टर थे और उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ कई रूममेट है, उसकी भी सिफारिश नहीं, मेरी भी सिफारिश नहीं, उसकी अटेम्प्ट भी मेरे से एक ज़्यादा है, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो पता ही लगता था कि उन्होंने इंटरव्यू में जाके मार खाई होती थी।
तो जो प्रेजेंटेशन का कोर्स है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने सही वाला किया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो भले पैसे दे के खुद ही से वॉलंटरी सही वाला कोर्स कर ले। किसी भी अपने शहर वापस जाएं, अपने शहर में किसी इदारे को 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लेंगे जी मुझे थोड़ी सी अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। फर्म को सिर्फ पढ़ाकू बच्चा नहीं चाहिए, फर्म को प्रेजेंटेबल बच्चा भी चाहिए। डन। और बच्चा इंक्लूड्स खवातीन भी, यानी कि मैं इस वक्त दोनों के लिए सेम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं जी, तो बिग 4 और ये जो ये वाला मसला था ये अभी भी वहीं पे ही है। बिग 4 में जाएं या ना जाएं, पहली बात ये है कि बिग 4 की क्यों ना कोशिश की जाए, ज़रूर कोशिश करें। बिग 4 में क्या प्लस है जो बाकी फर्म में नहीं है? एक तो अच्छी एफिलिएशन है जो इंटरनेशनली आपके काम आएगी, ग्लोबल मोबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 2, अच्छे महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके, ऑडिट करते हुए बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जो कि इनके इंटरनेशनली चल रहे होते हैं। तो आप वो कर रहे होते हैं जो दुनिया में चल रहा होता है, आप उस तरह का ऑडिट कर रहे होते हैं, आप उन टूल्स पे इक्विप होते हैं। फिर ये क्या होता है, ये अपने स्टाफ को अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाते हैं। कौरसेरा के अपने इंटरनेशनल PwC का ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्वर होता था जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग्स होती थी लोगों को इक्विप करने के लिए। तो एक अच्छी फर्म आपको इंटेलेक्चुअली भी साउंड कर देती है, आपकी CV भी स्ट्रॉन्ग कर देती है, आप अच्छे इन्वायरमेंट में काम करते हैं और फिर आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर अच्छे लाइक बच्चे होते हैं तो कल्चर भी थोड़ा पॉजिटिव होता है, नेगेटिविटी भी स्लाइटली कम होती है। ऐसा नहीं है कि कम होगी, स्लाइटली कम होती है। डिपेंड करता है आपके क्या एक्सपीरियंसेस है। मतलब मेरे फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, मेरी अटेम्प्ट थी मॉड्यूल F की, हमें 60 छुट्टियां मिलनी थी, मुझे मेरे मैनेजर ने 15 छुट्टियां दी थी 4 पेपर्स के लिए। और उसने कहा बस ये इतना ही हो सकता है, क्लाइंट है, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। टेक्निकली मैं पाकिस्तान नंबर 1 फर्म में बैठा हुआ था, लेकिन और मेरी मतलब वो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, लेकिन मुझे 15 छुट्टियाँ मिली थी। तुम 15 छुट्टियों में 3 पेपर पास हो गए थे, चौथे में बैड फेलियर आ गया था। मतलब ने एक बैड फेलियर होता था, वो फेल होता था, वो अपने आसपास वालों सारों को लेकर डूब जाता था। सोचे 23 साल का नौजवान क्वालिफाई करके बैठा होता, लेकिन अगर 23 साल में क्वालिफाई कर लिया होता तो हो सकता है मैं प्रेशर में लोगों के मुल्क से बाहर जा चुका होता। तो उस वक्त वो एक पेपर रहना बड़ा अच्छा था, मैं आराम से अपनी टीचिंग चलाई रखी और अल्लाह का शुक्र है एक बेहतर पॉइंट पे हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बिग 4 की ज़रूर ख्वाहिश करें। बिग 4 नो डाउट कल्चर वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, कनेक्शंस वाइज, जितने ज़्यादा लोग आपके सीनियर होते हैं वो जगह जगह जाके फैले होते हैं। तो जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो आपकी एक रेफरेंस बेस ऑलरेडी बनी हुई होती है। बिग 4 के ये फ़ायदे तो हैं, लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं? हर बच्चा आराम से नहीं घुस सकता, मेरिट की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, और अगर सिफारिश होगी तो फिर सिफारिश भी कितनी तूफानी लेवल की चाहिए होगी। तो होता ये है कि अक्सर लोगों को बिग 4 में आर्टिकल्स नहीं मिलते, फिर अचानक से कोई चाचा मामा कहता है कि वो एक बंदा है मेरे राब्ते का, उसने कहा जी इस दफ़ा तो नहीं, अगली दफ़ा के इंडक्शन में मैं आपके बच्चे को रखवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे खामखा 6-7 महीने वेस्ट करते हैं इंतज़ार में कि जी हमें आगे रेफरेंस मिल जाएगा। कल को उस रेफरेंस ने एक मुंह बस बना के इनकार कर देना, यार मैंने कोशिश की है, उसने आगे मना कर दिया, आपके 7 महीने ज़ाया हो जाने। अगर आप फर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप फर्म के लिए जाना चाह रहे हैं और आपको बिग 4 नहीं रख रही, तो ख्वाहिश होनी चाहिए बिग 4 की, हवस नहीं होनी चाहिए। आप फ़ौरन से हमारी लिस्ट में आए, हमने 19 के करीब फर्म्स बताई हुई, उनमें से 4 को साइड पे कर दें, आगे अच्छी खासी फर्म्स है। उसके बाद भी QCR के अंदर भी फर्म मौजूद है। हर फर्म ने करना क्या है, आपको ट्रेनिंग देनी है। ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मुझे आए दिन मेल्स आई हुई होती हैं, सर मैं फलाना फर्म में गया हूँ, उन्होंने मुझे इंटरनल ऑडिट में डाल दिया, लर्निंग कोई नहीं है, मैंने छोड़ दिया है। मैं तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस थी, क्या 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 ऑप्शंस थी तुम्हारे पास? सर ऑप्शन तो कोई नहीं थी, लेकिन ये क्या, मैं इंटरनल ऑडिट थोड़ी सीखने आया हूँ, मैं तो ऑडिट सीखने आया हूँ। और भाई 6 महीने बाद उन्होंने उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देना था। और ये टोटल किस्मत पे डिपेंड करता है। अगेन मैं फिर फर्गूसन की एग्जांपल दूंगा। मेरा एक बैचमेट था, वो सिर्फ टैक्स में गया और टैक्स में एक खास किस्म के रिफंड्स के ऊपर ही वो काम करता था। उसके बाद वो कहीं जॉब करने के काबिल ही नहीं था, वो उसी तरह का ही उसे काम आता था। 2 साल तक उसे नौकरी नहीं मिली, खराब हो गए हालात। इस वक्त उसकी टैक्स की इतनी ज़बरदस्त कंसल्टेंसी फर्म है कि वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, हालात बेहतर हो गए। कभी भी एक फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। जो टैक्स में गया ठीक है, फिर टैक्स की स्पेशलाइजेशन को सोचे, वो समझे कि मैंने टैक्स की गेम समझनी है और मैं कल को टैक्स की फर्म बनाऊंगा और मैं टैक्स का काम किया करूंगा। जो ऑडिट्स में गया वो अपने लिंक्स बनाए, जो ERP में गया वो देखे सिस्टम किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन समझे, बड़े लेवल की सिस्टम इंप्लीमेंटेशन समझे, छोटे लेवल की सिस्टम इंप्लीमेंटेशन समझे। जब भी आप किसी भी फर्म में जाते हैं तो आपको हर फर्म ने ट्रेन करना है। कोई फर्म ऐसा नहीं करेगी कि आप आएँ और आपसे कहें फारिग बैठो हम तुम्हें महीने के एंड पे पैसे देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब पैसे देंगे ना तो वो निचोड़ लेंगे। इधर तो देखे ना, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दिए होते थे, हम फिर भी आपको निचोड़ लेते थे पढ़ा पढ़ा के। तो जिनको पैसे देने पड़ गए आपको, सोचो वो क्या करेंगे आपके साथ। तो
फॉर एग्जाम्पल आप एक फर्म में गए, उस फर्म में टोटल हैं 5 बंदे और एक मैनेजर और एक पार्टनर। आप कहेंगे मैं तो छोटी जगह आ गया, मेरी लर्निंग ही कोई नहीं। मैनेजर पहले दिन आपको एक क्लाइंट पे लेके गया, सीनियर और एक आप, ये 2 बंदों ने पूरा ऑडिट करना है। सीनियर ने आधे एरियाज आपके जिम्मे डाले, आपने पहले नफरत से उसकी तरफ देखा कि यार ये कैसा फजूल आदमी, इतना ज़्यादा काम दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपने 3 महीने में एक खास किस्म की एंटिटी के आधे ऑपरेशन समझ लिए। शायद 1.5 साल बाद आप जॉब सीनियर होंगे और आप क्लाइंट से जाकर राब्ते कर रहे होंगे, क्लाइंट से एंगेजमेंट लेटर वाली बातें कर रहे होंगे, आप क्लाइंट को जहां नाराज होगा उसको मना रहे होंगे, क्लाइंट की एक्सेप्टेंस वाले टाइम पे होंगे, आप अकाउंट्स वगैरह के सारे प्रोसेस को देख रहे होंगे। तो हो सकता है आपने एक मिडिल लेवल का सेड बिजनेस समझ लिया। तो कल को अगर आप में से किसी ने फर्म बनानी है तो शायद बड़ी फर्म के आर्टिकल्स का तो आपको फायदा ही ना हो ना। बड़ी फर्म में बैठे हुए होंगे, जी ऑडिट किसका चल रहा है, जी निशात का चल रहा है, जी एमसीबी का चल रहा है। अच्छा जी आपने फर्म बनानी है, आपने किसका ऑडिट करना है, मंजूर किरियाने वाले का, मामू को ऑडिट करना है जो कि हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन्होंने कहा यार बेटा आके जरा ऑडिट कर दिया करो, अपने ही बच्चे हो चलो तुम्हें भी 15-20 हज़ार रुपये दे दूंगा। एक छोटी फर्म ने कैसे शुरू करना है, ऐसे ही शुरू करना है ना, देसी लेवल पे शुरू करना है। आपको एकदम से लिस्टेड क्लाइंट थोड़ी मिलने हैं जब आप अपनी फर्म शुरू करेंगे। और आपने आर्टिकल्स किए हैं बड़ी ब्रांडेड फर्म से, तो ब्रांडेड फर्म से आर्टिकल्स करके मुल्क से बाहर जाना था तो काम आना था। जब अपनी फर्म बनाएंगे तो शायद आपको वो लर्निंग नहीं होगी जो एक छोटी फर्म की लर्निंग है। तो छोटी फर्म की अलग लर्निंग है, वो आपको छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की सारी चीज़ें समझा देते हैं। दरमियानी ऑर्गेनाइजेशन की अलग तरह की लर्निंग है, वहाँ अलग तरह के असाइनमेंट्स हैं। बड़ी फर्म की अलग लर्निंग है। फिर ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। मैं ऑडिट के डिपार्टमेंट में था और 13 महीने की एक ऐसी असाइनमेंट पे चला गया था जिस असाइनमेंट में मैंने एक बैंक का HR मैनुअल बना के देना था, जिसका अकाउंट्स ऑडिट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब कहने को एक बड़ी फर्म में, उसी फर्म में हमें एक दफ़ा ये टास्क मिला था कि मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ गांव में जो लोग होते हैं उन्होंने ट्रैक्टर के लिए लोन लिए हुए थे गवर्नमेंट के एक बैंक से। तो उस बैंक ने हमारी फर्म को असाइनमेंट दी थी कि आपने कंफर्म करना है कि वो जो बोरवर्स हैं हमारे, क्या उनके पास हमारे ट्रैक्टर हैं। तो मैं शायद 150 गाँवों में गया था और जाके ट्रैक्टर को जाके उसका नीचे से जाके चेसिस नंबर वगैरह देखते थे, डॉक्यूमेंट से मैच करते थे, उनके साथ मंजियों में बैठ के बातचीत करते थे, मक्खन के पेड़े पराठे और वो सारा खाते थे। आर्टिकल्स के शुरू में 26 पेज थी, 26.5, ये आर्टिकल्स ने मोटा कर दिया, फिर वापस ही नहीं हुआ। खैर कहने का मतलब है कि अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो किसी का फर्गूसन में किसी तरह का एक्सपीरियंस है, किसी का छोटी फर्म में किसी तरह का एक्सपीरियंस है, कोई किसी जगह पे जाता है और उसका एक खास डिपार्टमेंट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि वो बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देता है। तो ये सारी गेम मैक्सिमम लक की हैं और उसके बाद आपकी जस्तजू की हैं। अब लक तो मौजूद थी, वही वाली बात है, उसने टैक्स में आर्टिकल्स किए, वो नौकरी ढूंढ रहा था, 2 साल तक नहीं मिली, लेकिन जब उसे समझ आया कि मैंने जो आर्टिकल्स किए मैं उनको इस्तेमाल करूं, तो आज वो बेहतरीन टैक्स की फर्म बना के बैठा हुआ है। वो क्वालिफाइड नहीं है जो करोड़ों कमा रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप फर्म के आर्टिकल्स खुशी से कर रहे हैं या बेदिली से कर रहे हैं। सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सुनते हैं आप लोग कभी? ये अली इमरान साहब ने एक सीरीज शुरू की हुई है, ये मीट द लेजेंड। कोशिश ये किया करें कि आप अपनी फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे भी पूछें कि क्या चल रहा है। आपको मिलते हैं हमेशा इर्द गिर्द फेलियर्स, अनसक्सेसफुल लोग, और जाहिर है हमेशा सक्सेसफुल लोगों से बहुत बड़ी तादाद होती है अनसक्सेसफुल लोगों। आप उनसे पूछते हैं सीए क्या हो, कहते हैं डूब गया, खत्म, है ही नहीं। उनसे पूछे ना जो करोड़ों बना रहे हैं, उनसे पूछें जो बड़े अच्छे लेवल पे उसको लेके चल रहे हैं। आप उनके पास जाके पूछो, कहें भाई काम खत्म ही नहीं होता, इतना काम है, इतना काम है, 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सेशन में भी आई कैप दे दे तो भी काम खत्म नहीं होता। लेकिन हम पूछते हैं उनसे जो फाइनलिस्ट होते हैं या जो खुद मायूसी में बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं सीए का स्कोप है, कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया, तबाह हो गया सीए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब आप सुनेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा कि आपकी जर्नी में हो क्या रहा है। मैं इसलिए सर अली इमरान के इन पॉडकास्ट का जिक्र कर रहा हूँ कि इन पॉडकास्ट में एक चीज़ मैंने बड़ी कंसिस्टेंट देखी है। उन्होंने जब जब भी किसी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा, हाँ जी आर्टिकल्स तो बड़े फजूल होते हैं, आपके कैसे गुजरे, हर बंदे ने कहा कि उस टाइम पे मुझे समझ नहीं थी लेकिन उसने मुझे ढाला है। हर बंदे ने कहा कि वो गोल्डन टाइम था, हर बंदे ने कहा कि उस वाले टाइम ने मुझे एनेबल कर दिया और आज मैं इतना कमा रहा हूँ। तो सक्सेसफुल बंदा आर्टिकल्स को एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी के तौर पे देखता है। अपने टाइम पे रोता रहा होगा, परेशान रहा होगा, लेकिन उसने वो सीख लिया। आप पूछेंगे स्टूडेंट से जो हर वक्त सड़े बैठे होंगे, जिन्होंने आज पता ही नहीं है कि वो वही वाली बात है कि वो बच्चा जो कि आधे क्लाइंट के काम कर रहा होगा, क्लाइंट के हाफ काम जिसके जिम्मे है, वो तो रो रहा होगा हर दिन बैठा। लेकिन एक क्लाइंट पे 2 महीने में इतना कुछ उसे सीखने का मिल गया, ये उसे आज नहीं पता। ये जब 2 साल बाद वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाएगा तो उस वक्त जब वो उसे पता होगा हर इंडस्ट्री के बारे में, तो फिर उसे पता लगेगा कि मैंने क्या चीज़ सीखी है।
तो बिग 4 वर्सेस ये जो अदर फर्म कियोस है, ये जो इसके अंदर ना, ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि हमारा टारगेट क्या है, हम किसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम एलिजिबल हैं तो ज़रूर कोशिश करें, अगर हम एलिजिबल नहीं है तो ख्वाहिश करें, हवस ना करें। और ये 6 महीने वाले चक्कर में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि जो 6 महीने का कहेगा 6 महीने बाद कहेगा नहीं अभी इंडक्शन 2 महीने बाद शुरू होगी, फिर कहेगा नहीं जी इस दफ़ा सीटों का मसला 6 महीने बाद ना करा दूं तुम्हें। अच्छा, अगर बिग 4 का टैग बहुत ज़रूरी है तो क्या करें? कहीं पे भी चले जाएं और क्वालिफाई टाइम से कर लें। आपको एक फर्म बुलाती है, आपको एनवायरनमेंट नज़र आता है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप अच्छे पढ़ाई में साउंड हैं, आपको बहुत अच्छी फर्म्स ने नहीं आपको लिफ्ट आया, लेकिन एक रीजनेबल साइज़ की फर्म ने जहाँ पे एक डिसेंट एनवायरनमेंट आपको बुला रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप आएँ, आप यहाँ पे बैठें पढ़ें, और मतलब यहाँ बैठें काम करें और यहाँ पढ़ने का भी इन्वायरमेंट है, और वो बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करते, लेट सेटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको समझ आ जाता है कि चलो ठीक है, शायद लर्निंग या ब्रांड मुझे बहुत अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं क्वालिफाई कर लूँ। तो आइडियली क्या करें, आप फिर अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करें। अगर आप आर्टिकल्स में रह के क्वालिफाई कर लेते हैं, आर्टिकल्स के बाद आप पहुंचे इन्हीं बड़ी फर्म्स के पास, इनको जाके क्या मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं 50,000 रुपये पे काम कर लूँगा, मुझे आप वो सुपरवाइजरी का काम दे दें। ये मेरा एक्सपीरियंसेस है। थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, लेकिन ज़्यादा इस बात को देखेंगे कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट 50,000 में आ रहा है तो जा क्या रहा है, आपके नाम पे तो उनकी कुछ सीटें भी एक्स्ट्रा अलाउ हो जाएंगी। तो आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया पैसों पे, आपने 6-7 महीने ज़ाया नहीं किया, आपने जल्दी क्वालिफाई कर लिया, जल्दी आर्टिकल्स खत्म कर लिए, एक बड़ी फर्म में जाके सस्ते पैसों में काम करना शुरू कर दिया। विद इन 5 to 6 मंथ्स आपकी सीवी भी तगड़ी हो गई है, आपकी सीवी पे टैग भी बड़ी फर्म का आ गया, आपने काम भी बड़े सीनियर लेवल पे कर लिया और आपने सीखा भी ज़रा ज़्यादा एडवांस लेवल का। ख़त्म हो गया वो टैग वाला मसला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी फर्म की तरफ मत जाएं, पहली कोशिश ज़रूर करें बिग 4 की, फिर नहीं तो वो 19 में जो बाकी बच गई उनकी, नहीं तो QCR। आप अपने आप को स्टेप डाउन ज़रूर करते रहें। अगर आपके पास वाकई को बहुत तगड़ा रेफरेंस है और वो आपको बार बार कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो और किसके लिए करूँगा, और आपको अगर लग रहा है कि कर लेना चाहिए, तो फिर मेरी ना सुनें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँगा और मैं हमेशा कहूँगा कि सिफारिश थोड़ी सी गलत चीज़ है। फिर आप कमर्शियली आपको जो सही लगे आप उस तरह से कर लीजिएगा। टू मी सिफारिश वाला बंदा सारी ज़िंदगी जो है ना फिर परेशान रहता है, उसको होता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेस पे आगे नहीं आया था, किसी ने मुझे पुश दिया था। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है, ये ज़मीर किसी का बहुत जागा हुआ होता है, किसी का थोड़ा सा टोन होता है, किसी का सहरी के बाद वाले नशे में होता है, तो हर किसी का। मैं असल में ना इतने अरसे से लोगों को मना करूँ, रेफरेंस नहीं, ऊपर से जनाब एक वो जंग चल पड़ती है फेसबुक पे, सर आतिफ ने कहा रेफरेंस नहीं, और रेफरेंस के बगैर मिल ही नहीं रहा। अब जाहिर है उधर आगे कमेंट करने वाले 100 में से 98 तो वो लोग होंगे जो उस बड़ी फर्म में नहीं गए, वो कहेंगे सब गलत बोलते हैं, सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता। तो भाई अगर आपको लगता है सिफारिश करवानी है आप ज़रूर करवा लें, लेकिन मैं अपने इस स्टेज पे खड़े होकर आपको ये ज़रूर नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने मेरिट को इंप्रूव करें। हाँ, अगर आप में से किसी के मेरिट का मसला है या कोई इंटरव्यू वाली साइड पे थोड़ा सा मार खा गया, इंटरव्यू में लड़खड़ा गया, वो घबरा गया है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो किसी रेफरेंस वगैरह को ढूंढ के कॉल करवा दे कि जी अपना ही बच्चा है, देखें टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, बस इंटरव्यू में थोड़ा सा बस अलिफ को बे बोल गया, बे को अलिफ बोल गया, खैर है। तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है। और ये 6 महीने वाला तजर्बा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जी 6 महीने जो है वो हम वेट कर लें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर 6 महीने बाद मज़ीद नए बच्चे भी आ जाएंगे जो ज़्यादा फर्स्ट अटैम्प्टर होंगे, और 6 महीने बड़े कीमती होते हैं। अभी आप 1-2 हफ्ते फारिग रह के आपको समझ आ जाएगा, फारिग रहना बहुत मुश्किल काम है। आपको भी एक्साइटमेंट है कि इस दफ़ा बड़ी छुट्टियाँ हैं, पढ़ना भी कोई नहीं है, अभी आप घर जाएंगे, आपने थोड़े से अरसे में वज़ार हो जाना है। कोई शुरू वाला बच्चा याद है, उसकी तस्वीर एंड पे भी देखेंगे, मुझे ऐसे ऐसे करके ऊपर देख रहा था। एक स्टेप आगे चलते